जी तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स और उसमें थर्मोडायनामिक्स में हमने 35 एमसीक्यू सोल्व किए थे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू सोल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम एमडी कैट केमिस्ट्री के किप स्टार और दूसरे यूएचएस के पास पेपर के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं 36 एमसीक्यू की तरफ। द हीट लाइब्रेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन उसने दिया है जिसमें वो कह रहा है कि H और OH मिलके हमें वाटर दे रहे हैं। इसमें जो हीट निकलेगी वो कितनी होगी ये बताना है। तो हमें पता है कि ये जो H2O बनता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। उसमें कैसे हमें कैसे पता कि उसी में बनेगा? बाकी भी तो रिएक्शन होते हैं जिसमें H2O बनता है। ये इसलिए कि उसने अब जो क्वेश्चन में हमें दिया वो एक H+ दिया और एक OH नेगेटिव। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि H निकलता है एसिड से और बेस से निकलता है OH नेगेटिव। तो H और OH नेगेटिव मिलके आपस में हमें वाटर दे देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है जिसमें वाटर बनता है। ठीक है, तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो उसमें जो हीट निकलती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ΔHn, जिसकी वैल्यू होती है -57.4 किलो जूल पर मोल। तो देखते हैं -57 कौन सी है। तो ये है 57 के करीब ए वाली ऑप्शन। 37 एमसीक्यू इंथैल्पी मीन्स, इंथैल्पी का क्या मतलब होता है? तो इंथैल्पी जो है ना, इसकी आप डेफिनेशन बुक में देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक इंथैल्पी जो है वो है इक्वल है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के। मतलब जो इंथैल्पी है वो सारी की सारी जो सिस्टम की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी और साथ में जो वर्क डन होता है उसको प्लस करके फिर आती है इंथैल्पी। मतलब टोटल हीट जो है सिस्टम की वो इंथैल्पी के अंदर आ जाती है। ठीक है, कि अब इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की आ गई और वर्क डन भी आ गया, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम की इंथैल्पी में आ गई। तो इंथैल्पी मीन्स हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो हीट कंटेंट सिस्टम होता है उसे हम इंथैल्पी कहते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में देखो कह रहा है ΔHn मतलब न्यूट्रलाइजेशन, ΔHn मतलब न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्लास कैलोरीमीटर। तो ये बात ठीक है, जो कोई भी इंथैल्पी हो उसको मेजर करने का तरीका हमारे पास दो हैं, एक है ग्लास कैलोरीमीटर और दूसरा है बॉम कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर से हम हर तरह की इंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो, एटोमाइजेशन हो या कोई भी हो। जबकि बॉम कैलोरीमीटर से हम सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ΔHc का मतलब कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को ही मालूम कर सकते हैं। तो बी वाली ऑप्शन भी ठीक है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हम मालूम करते हैं बॉम कैलोरीमीटर से, और ए वाली ऑप्शन भी ठीक है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम मालूम करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर से। अब देखते हैं जो इनकरेक्ट है वो वाली बतानी थी, देखते हैं सी और डी क्या है, ठीक है कि गलत है। सी ऑप्शन है कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की एंथैल्पी है NaCl की वो है -787 किलो जूल पर मोल। तो लैटिस एनर्जी जो NaCl की, जो NaCl में Na और Cl आपस में मिलते हैं और NaCl देते हैं, और इनकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी है वो -787 ही है। ठीक है, तो ये सी वाली ऑप्शन भी ठीक है। डी वाली ऑप्शन देखें, सोडियम सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम गैसियस स्टेट में, तो साथ ही उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। ठीक है, और इसमें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, AT का मतलब एटोमाइजेशन है -108। तो जब सोडियम जो है वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाए तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। साथ उसने इलेक्ट्रॉन भी निकला, मतलब जो दो स्टेप होंगे, पहले वो सॉलिड से गैसियस में जाएगा, फिर ये जो गैसियस में गया Na गैस ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके Na+ और एक इलेक्ट्रॉनिक बनाएगी। ठीक है, तो ये है। तो इंथैल्पी ऑफ जो एटोमाइजेशन है, अब उसने दिया -108। एटोमाइजेशन क्या होता है कि अपने एलिमेंट से, सॉलिड एलिमेंट से गैसियस एटम बनाना, सोडियम के गैसियस एटम हमने बना लिए, तो इसको हमने कहा एटोमाइजेशन। उसने दिया -108, मगर जो एटोमाइजेशन होती है वो हमेशा प्लस में होती है, ये याद रखिएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमारा हमेशा प्लस में होती है, तो ये यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, माइनस नहीं आना चाहिए था। तो मतलब जो बात गलत है वो कौन सी है, डी वाली बात गलत है।
तो डी आंसर होगा हमारा। आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेल्टा एच। एंथैल्पी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसके लिए आप पहले देख लें, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात एक बात मैंने बताई, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये दूसरी बात होगी। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब अगर किसी सब्सटेंस को हमने वेपोराइज करना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। किसी लिक्विड को अगर वेपोराइज करवाना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखो बी वाली ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये बात ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एन इज नेगेटिव, ठीक है, ये भी बात ठीक है। एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन है वो अभी मैंने बताया हमेशा नेगेटिव होती है। मगर जो डी ऑप्शन है ना, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज़ नेगेटिव ओनली, डी वाली ऑप्शन जो है वो गलत है। एंथैल्पी ऑफ जो सोल्यूशन है, वो जो सोल्यूशन डेल्टा एच सोल्यूशन वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा है हमेशा जो है वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो जो डी वाली ऑप्शन है वो हमारे पास गलत है। बाकी ए में डेल्टा एच फ्यूजन ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे आ जी, डेल्टा एच विल गिवन अ नेगेटिव साइन इन। एंथैल्पी को हम कब नेगेटिव साइन देते हैं? हमें पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, डेल्टा एच का नेगेटिव साइन हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देते हैं, और पॉजिटिव कब देते हैं? जब वो एंडोथर्मिक हो जाए, ठीक है जी। तो नेगेटिव हम कर देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ए वाली ऑप्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच इन एफ नोट फॉर CO2 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी है? तो इसकी आप बुक से वैल्यू देखें, कुछ वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं MD कैर में भी। तो इसकी जो वैल्यू है वो है -394 किलो जॉल पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके अलावा रिएक्टेंट्स हैविंग हाई एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, तो पहले कह रहा है ऐसा प्रोसेस बताओ, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या हो? हाई हो प्रोडक्ट से। तो ऐसा रिएक्शन आपने जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ा होगा आपने, कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम हो तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सोथर्मिक में जो है वो हीट निकलती है, मतलब प्रोडक्ट जो बनी उसमें से हीट निकल गई, प्रोसेस के दरमियान हीट निकल गई। जब हीट निकल गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी? कम, और रिएक्टेंट की एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो वो यही कह रहा था कि रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी एंड देन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो वो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इससे उल्ट जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से, वो एंडोथर्मिक में होगा, ठीक है। नो वर्क इज़ डन एट कॉन्स्टेंट, वर्क नहीं होगा किस कॉन्स्टेंट पे? कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यू पे? वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V का मतलब वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम में चेंज। अगर वॉल्यूम में चेंज ना आए, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो अगर, ठीक है, कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जितनी उतनी वैल्यू से उतनी है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया मतलब वॉल्यूम में चेंज 0, तो P इंटू 0 0 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो वर्क भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क 0, बी आंसर। 44 MCQs हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमें वाटर दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो ये लिखी है +285। अब वो कह रहा है जी व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज इन द अबव रिएक्शन, जो ऊपर रिएक्शन दिया उसकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? तो वो तो उसने क्वेश्चन में दे दिया हमें, ये देखें डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे दी है? +285.5 किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन में दे दिए तो हम कैसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एंथैल्पी चेंज बताना, यही है 285.5 किलो जूल पर मोल प्लस, तो ए वाली ऑप्शन। आ गया जी 45 कंबशन ऑफ ग्रेफाइट टू फॉर्म CO2। हमने क्या किया? ग्रेफाइट मतलब कार्बन की कंबशन की और उसको CO2 उसने बनाया बाय 2 वेज, 2 तरह से होती है। रिएक्शन आर गिवन बिलो, 2 तरह से कैसे होती है कि अगर हम डायरेक्ट कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो उसकी वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू आती है -393.7। और इस तरह भी हो सकता है कि हम पहले कार्बन को रिएक्ट करवाएं
नेसेंट ऑक्सीजन से और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करे ऑक्सीजन से और वो -283 किलो जूल पर मोल इंथैल्पी दे। अब वो कह रहा है कि जी व्हाट विल बी द इंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO की फॉर्मेशन के लिए हमने इंथैल्पी निकालनी है। हम क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट रिएक्शन था इसको हम डेल्टा एच लिख लेते हैं। CO की फॉर्मेशन के लिए जो इंथैल्पी उसे हम ले देते हैं डेल्टा H1 का नाम और डेल्टा H2 का नाम इसे दे देते हैं, ठीक है। तो हेस लॉ के मुताबिक ये जो रिएक्शन हुआ है तो ये इस तरह हुआ है कि पहले जो है वो CO, पहले जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमें CO2 देते हैं। फिर क्या होता है कि कार्बन और 1/2 ऑक्सीजन हमें मिलके CO देते हैं और फिर CO आगे मिलके हमें CO 1/2 से मिलके हमें CO2 देता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बनाना चाहें तो हेस लॉ जो कहता है हमें, वो कहता है कि ये जो इंथैल्पी चेंज है जो ये पहले रिएक्शन का आया डेल्टा H और ये जो डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2, ये जो इंथैल्पी चेंज है ये हमेशा ज़ीरो रहेगा एक प्रोसेस में। मतलब हमेशा जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो रहेगा। मतलब ये कि जो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे लग रहा है डेल्टा H वो इन दोनों के बराबर में होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की बराबर वैल्यू होगी तो डेल्टा H जो है वो बराबर होगा डेल्टा H1 ये वाला और प्लस डेल्टा H2 इसके बराबर। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसी इक्वेशन को रख के डेल्टा H जो है वो इक्वल होगा डेल्टा H1 और डेल्टा H2। अब डेल्टा H1 हमें फाइंड करना है, इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ डेल्टा H1 और बाकी डेल्टा H2 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। अब वैल्यू पुट की, डेल्टा H की वैल्यू -393 -283, इसको अगर माइनस प्लस करोगे तो -110 आपके पास आंसर आएगा। तो -110 बी ऑप्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज़, ग्रेफाइट की इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कंबस्ट होने के बाद उसकी इंथैल्पी है -393.51। आगे डायमंड की जो है वो कंबशन की है -395.41। इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो उसकी इंथैल्पी चेंज क्या होगी। ये ग्रेफाइट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसके अलावा जो है ये डायमंड है, ये भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है कंबस्ट करके। इसकी जो वैल्यू है डेल्टा H की वो है ये और इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा H की ये है, ठीक है जी। अब डेल्टा H हमने ये बनाना है कि ग्रेफाइट को अगर हम डायमंड में कन्वर्ट करें तो उसकी डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएगी। तो वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया है कि जो ओवरऑल चेंज है इसमें वो सेम रहेगा कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो इक्वल होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं डेल्टा H की वैल्यू इक्वल है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 हमें ये वाला निकालना है, ये निकालना था तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे डेल्टा H1, डेल्टा H2 इधर आके माइनस हो गया डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। इसकी वैल्यूज़ पुट की इनकी, तो ये आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद कुछ 1.91 आंसर आएगा, प्लस का 1.91, तो वो हमारे पास डी ऑप्शन में है। आगे जी ये हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, वो हमने उसको कन्वर्ट किया गैसियस एटम में। हाइड्रोजन की ये गैस थी, मतलब एलिमेंट था हाइड्रोजन का, उसको हमने एटम में कन्वर्ट कर लिया, गैस हाइड्रोजन के गैसियस एटम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब उसकी जो वैल्यू है डेल्टा H की वो कितनी है 218। वो कह रहा है इन दिस रिएक्शन डेल्टा H विल बी कॉल्ड, इसमें हम डेल्टा H को क्या कहेंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एलिमेंट से गैसियस एटम बना दें उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो वो है हमारे पास ए ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, डेल्टा एच एफ ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का जो डेल्टा एच एफ है मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड बनते हैं तो उसका डेल्टा एच एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या दोनों होता है। तो डेल्टा एच एफ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है, वो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो है -394 के करीब, ठीक है। और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2 की जो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है वो है +286। मतलब ये जो डेल्टा एच एफ है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। आगे हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी होता है क्या, पहले ये देखो। हीट कैपेसिटी होता है कि अगर हम कोई सब्सटेंस लें और उस सब्सटेंस, अगर वो सब्सटेंस जो है उसका अगर हम यूनिट मास ले लें, यूनिट मास, अब उस यूनिट मास का अगर हमने 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब ये देखो मैस पे डिपेंड कर रही है। जितना मैस अगर हम ज़्यादा लेंगे उसकी एनर्जी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका फॉर्मूला अगर देखें हीट कैपेसिटी का, C = MS। सी यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी, M है मैस और S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी है वो मैस पे डिपेंड कर रही है। अगर जिस तरह हम मैस बढ़ाएंगे उसी तरह हीट कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो जो ऑप्शन है डी है हमारे पास, मैस। आगे बाय द डेफिनेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है इथेन की, इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है जी। जो फॉर्मेशन है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो ऐसी, मतलब उसको हम, वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कि किसी एलिमेंट से कंपाउंड बनना। जैसा कि यहाँ पे उसने कहा था C2H6, तो ये कैसे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ये जो कंपाउंड बने उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एलिमेंट के मिलने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन के एलिमेंट और हाइड्रोजन के एलिमेंट के मिलने से ये वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं इक्वेशन कौन सी ठीक है। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ये, मगर यहाँ पे कार्बन क्या है, एक ही हाइड्रोजन क्या है, एक ही H है, मगर हमें पता है कि ये H2 होता है, और यहाँ पे भी H है, H2 आना चाहिए था। यहाँ पे देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ये इथेन बन रहा है, तो ये सी वाली ऑप्शन ठीक है। डी वाली क्यों नहीं ठीक, अभी मैंने कहा था कि उसके एलिमेंट से बनना चाहिए, जो हमने कंपाउंड बनाना है वो उसके एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन से बनना चाहिए, मगर डी वाली ऑप्शन में देखो उसने यहाँ पर पहले ही आपको एक कंपाउंड को ही दे दिया, कोई एलिमेंट नहीं बना, तो सी ऑप्शन ठीक है। आगे है जी 51, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मे डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ रिएक्शन। पाथ ऑफ रिएक्शन पे कौन डिपेंड करता है, मतलब पाथ फंक्शन कौन है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, पाथ फंक्शन जो है वो एनर्जी, वो हीट और वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम ये, मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हमने पीछे अभी पढ़ा भी है। इसमें देखो अगर हमें दो रिएक्शन है, अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आना है तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा वो क्या होगा, ये रिएक्टेंट से लेकर यहाँ तक का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का। और अगर हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है तो फिर ये जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, ये। अब देखो दोनों का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो डिफरेंट है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, इसके पाथ पे, रिवर्स रिएक्शन का ये पाथ था और फॉरवर्ड का ये, मतलब जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं। तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। बाकी आप इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, ये दोनों सारे स्टेट फंक्शन है, मतलब ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मतलब इसी की अगर बात करूँ तो ये जो इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर है वो ये सिर्फ इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे डिपेंड करेंगे, इनकी स्टेट पे।
52 है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कौन सी इक्वेशन है जो बता रही है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमें NaCl बनता है, ये तो बात ठीक है। मगर जो पहली इक्वेशन में गलती है वो ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन में Cl2 है और यहाँ पे एक ही क्लोरीन का एटम है, तो जो इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, मगर ये बैलेंस नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरी इक्वेशन देखो, उसमें जो है Cl2 है मगर यहाँ पे Na2 बन गए, मगर यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। सी वाली में देखो यहाँ पे 2 Na है मगर यहाँ पे एक ही Na है, तो ये भी बैलेंस नहीं हो सकती। डी वाली में देखो यहाँ पे एक ही Na है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे क्लोरीन एक है, 1/2 Cl2 का मतलब एक क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, तो डी वाली ऑप्शन ठीक है। और ये 1 मोल, ये जो -787 है ना, ये 2 मोल NaCl बनने का जो लैटिस एनर्जी है वो है। अगर 1 मोल की निकाले तो वो 411 आएगा, -411, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इन द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो होती है -692। आप इसकी वैल्यू बुक से देख सकते हैं। कुछ इस तरह के MCQ भी होते हैं जो वैल्यू बेस आते हैं, ठीक है, और ये आए भी हुए हैं। 54 है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड अगर हमने बनाना है, जैसा कि यहाँ पर देखो, ये एक आयोनिक कंपाउंड मैंने बनाया, NaCl, Na और Cl हमें मिलकर NaCl देते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl देते हैं। तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमेशा इसकी लैटिस एनर्जी के इक्वल होगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब ये आयन आपस में मिलेंगे तो उसके मिलने से NaCl बनेगा और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी, जिसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड है वो सेम एज लैटिस एनर्जी है। 55 है क्वेश्चन, इफ़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल। अगर हमने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को अलाउ कर दिया कि वो एयर में हो, हवा में उसको रिएक्शन को किया, एंडोथर्मिक का मतलब जो है वो ये है एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो रिएक्शन से निकलेगी, बाहर होगी, रिलीज़ करेगा रिएक्शन। तो जब रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो वो कहाँ पर जा रही है, बाहर एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़। तो वो यही पूछ रहा था, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ के डिक्रीज़, इंक्रीज़ होगा। आगे इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। डेल्टा H की वैल्यू उसने ये दी है। डेल्टा H कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंबस्शन नहीं, यहाँ पे फॉर्मेशन आना चाहिए था, तो आप भी ठीक कर लें, यहाँ पे फॉर्मेशन आना चाहिए था। आगे जी, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोरस्पॉन्डिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन की एटोमाइजेशन के लिए कौन सी इक्वेशन ठीक बैठ रही है। तो एटोमाइजेशन का आपको पता है कि जो वो क्या होता है कि एलिमेंट आयोडीन जो है वो एलिमेंट सॉलिड से, आयोडीन सॉलिड होता है ना, गैसियस में हमने आयोडीन को कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये तो आयोडीन जो है वो लिक्विड है, सी वाली में आयोडीन यहाँ पे लिक्विड है, तो ये नहीं हो सकता, हमें सॉलिड से कन्वर्ट करना था। डी वाली में आयोडीन गैसियस है, ये भी नहीं हो सकता। ए वाली में देखो तो आयोडीन सॉलिड है और वो ये गैस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड ये गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ए वाला हमारे पास ऑप्शन ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर बी वाली में देखो तो बी वाली में क्या मसला है कि, तो बी वाली ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये जो गैसियस एटम बन रहे हैं वो 2 मोल बन रहे हैं, जबकि जो डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की उसके मुताबिक जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि सॉलिड मतलब एलिमेंट से जो गैसियस एटम बने वो 1 मोल बने, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 मोल है तो ये भी नहीं चलेगा, ए वाली ऑप्शन ठीक होगी।
58 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होने वाला। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो नेचुरली रिएक्शन जो होते हैं, जैसा कि अगर मैं कोई आपको लूँ कि कोल जो है, कोल जो हो जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको अगर मैं बर्न करूँ, ठीक है, उसको बर्न करूँ, जिस तरह आप लकड़ी को बर्न कर लें, चाहे फॉसल फ्यूल्स को, जैसे को उसको पेट्रोल को बर्न कर लें, पेट्रोल को, तो इन सब को बर्न करने से क्या है कि आपने बस एक ही बार इनको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, जिस तरह थोड़ी सी आग लगानी है, तो मतलब एक इनिशिएट रिएक्शन करना, बाकी ये खुद ब खुद ही होते जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल, मतलब ये वापस तो नहीं आ सकते, जब ये कोयल बर्न हो गया तो ये वापस नहीं आएगा, इरिवर्सिबल, और ये खुद ब खुद हो रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल ये दोनों होंगे, और इसके अलावा ये नेचुरल भी होते हैं, 3 इसके नाम हैं, ठीक है। तो हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इरिवर्सिबल कहेंगे। 59 है, द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो इंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती। जैसा कि अगर मैं देखूँ ये एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट हमें बी मिल रही है, तो जो इंथैल्पी है वो है स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो इंथैल्पी है वो सिर्फ ये जो फाइनल स्टेट हुई ना, बी फाइनल स्टेट हुई, ए इनिशियल स्टेट थी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो इंथैल्पी जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ये रास्ता जो है दरमियान में पाथ, इस पर डिपेंड नहीं करती। तो पहली ऑप्शन देखो, इनिशियल एंड फाइनल इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो इंथैल्पी चेंज जो है वो किस पे, डज नॉट मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती, वो बताना है। इस पे तो करती है, इनिशियल और फाइनल पे करती है। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट इसकी स्टेट पे भी डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट का मतलब ये रास्ते में जो रिएक्शन होने वाले हैं, तो इस पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो सी वाली ऑप्शन ठीक है, एंथैल्पी इस पे डिपेंड नहीं करती। बाकी अगर डी देखें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की नेचर पे भी डिपेंड करती है एंथैल्पी। तो सी ऑप्शन ठीक हुई। क्वेश्चन नंबर 60 है, और उसमें वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, Na सॉलिड हमें कन्वर्ट हो रहा है Na गैसियस में, और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये दो तरह से हो रहा है। पहले तो हमने Na सॉलिड को कन्वर्ट किया Na गैसियस में, ठीक है। किसमें? Na, ये जो उसने रिएक्शन, ये सॉरी उसने रिएक्शन ये दिया हुआ है हमें, जिसमें ये Na सॉलिड Na गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो ये दो तरह से होता है। पहले तो हमने Na सॉलिड को कन्वर्ट किया Na गैसियस में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सॉलिड एलिमेंट को गैसियस एटम बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या किया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर उस ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से ये जो गैसियस एटम आए थे, इसकी हमने क्या की? इसकी हमने क्या कर दी? आयोनाइजेशन, मतलब इसके आयन बना दिया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइजेशन। मतलब पहले हमने की एटमाइजेशन और फिर आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या, कि आप ये भी तो कह सकते थे यहाँ पे भी तो हमने इलेक्ट्रॉन ही निकाला है, ये प्लस बना के इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला है। मगर आप लोग देखें जो आयोनाइजेशन होती है वो गैसियस एटम की होती है। यहाँ पे ये क्या है? सॉलिड, मतलब पहले हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही हमने किया, पहले इसको गैस में कन्वर्ट किया और फिर उस गैसियस एटम की आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन हमेशा गैसियस एटम की होती है, सॉलिड्स की नहीं होती। आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ गैसियस एटम, ठीक है। गैसियस एटम की होती है हमेशा। तो मतलब पहले जो है हमने क्या किया? एटमाइजेशन और फिर आयोनाइजेशन। तो ये दो हमने देखने हैं कि पहले हमने की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 80 और फिर हमने आयोनाइजेशन की, ये इसका आंसर होगा। बाकी के पास आयोनाइजेशन हुई ये भी नहीं है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं हुई, दोनों ही हुई हैं, एक एक नहीं हुई। और डी वाली में के पहले एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, तो ये भी नहीं ठीक है। आगे आ जी, द नेट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप।
तो ये हेल्स लॉ की डेफिनेशन है, जिसके मुताबिक अगर ये रिएक्शन ए से बी, ए और बी में प्रोडक्ट में जा रहा है, तो अगर हम इसको ये एक स्टेप में करें या फिर ये ए को सी में पहले कन्वर्ट करें फिर बी में, एक स्टेप में करें या फिर ये दो स्टेप्स में करें, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ चेंज है वो सेम रहेगी, मतलब ओवरऑल एंथैल्पी चेंज 0 होगा। तो ये हेल्स लॉ की डेफिनेशन थी, तो ये हमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बखूबी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें रिएक्टेंट की हीट जो है वो ज़्यादा होती है, हीट ऊपर जाते हुए ज़्यादा होती है, तो रिएक्टेंट की ये हीट है जो कि ज़्यादा और प्रोडक्ट के नीचे है जिसकी कम है हीट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम होती है। हीट कंटेंट ऑफ द एक्सोथर्मिक में क्या है, रिएक्टेंट इज़ मोर देन प्रोडक्ट, हीट कंटेंट जो है वो रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से। 62 का हमारे पास आंसर हो गया बी। 63 का देखते हैं, आ रिएक्शन गिव्स आउट हीट, एक रिएक्शन हो रहा है जिसने हमें हीट दी है, उसमें से हीट हमें मिली है। दिस मीन्स दैट, उसका क्या मतलब है कि सिर्फ बॉन्ड टूटे होंगे, जो बॉन्ड टूटे हैं वो वही हैं, और दूसरा है कि बॉन्ड जो है वो बन भी रहे हैं और बॉन्ड जो है वो टूट भी रही हैं, मगर जो बॉन्ड जो बन रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो कमज़ोर है। तो ये क्या हो सकता है, तो पहली तो बात कि सिर्फ बॉन्ड ओनली न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये होगा कि पहले इन दोनों के, अगर मैं कहूँ ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ये ए के मॉलिक्यूल और ये बी का मॉलिक्यूल हमें मिलके ए बी एक दूसरा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ठीक है, ये ए बी है, ए और बी हमें दूसरा मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये पहले ए के बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बी का बॉन्ड टूटेगा, फिर ये ए और ये बी आपस में मिलके हमें ए बी देंगे, मतलब सिर्फ बॉन्ड बनेंगे नहीं, बॉन्ड टूटेंगे भी रिएक्शन में। तो ए वाली बात तो गलत होगी कि सिर्फ नए बॉन्ड बन नहीं रहे हैं। उसके अलावा बॉन्ड बीइंग मेड आर स्ट्रोंगर देन बॉन्ड ब्रोकन। अब वो कह रहा है कि जो बॉन्ड ये वाले टूटे हैं ये बॉन्ड थे वीक, और जो बॉन्ड नए बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात दुरुस्त है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे जो नए बनने वाले हैं तो वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, हमें पता है जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और ये बॉन्ड जो है वो वीक है तो इनको एनर्जी जो है लेनी पड़ेगी, एनर्जी तोड़ने के लिए मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है, मगर ये एनर्जी जो है बॉन्ड जो है ये वीक है तो इनको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जो हमारी एनर्जी निकल रही है यहाँ से बॉन्ड बनने से वो ज़्यादा है। इसीलिए तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमें रिएक्शन से क्या हो रहा है, हीट मिल रही है, गिवन आउट हो रही है, हीट गिवन आउट हो रही है। तो बी ऑप्शन है, बॉन्ड्स बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड जो बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, देन बॉन्ड्स ब्रोकन, जो बॉन्ड बन रहे हैं ब्रेक हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफाइन डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच एफ, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है ये बताएं। तो पहले देख लो डेल्टा एच एफ ही है ना, हाँ एच एफ ही है। तो अगर ए वाली ऑप्शन को देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहे हैं, तो ये हो सकती है आंसर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। दूसरी को देखो, एच और एफ मिलकर हमें एच एफ दे रहे हैं। एच एफ जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और हमें पता है आयोनिक कंपाउंड की जो एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी होती है, डेल्टा एच एल वो होती है डेल्टा एच एल। तो ये डेल्टा एच एफ नहीं होगी, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, बी नहीं होगी, ठीक है। डी को देखो तो वही बात मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है कि कंपाउंड का अपने एलिमेंट से बनना, मगर यहाँ पे जो कंपाउंड है CO2 उसमें एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब इसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या है कार्बन और मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से बन रहा है, तो ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। सी भी नहीं है, ए ही है हमारा आंसर। इफ़ अ गैस अब्जॉर्ब्स 200 किलोजूल एनर्जी and consumes 100 kilojoules to do work, increase in internal energy is, वो कह रहा है कि एक गैस है जिसने 200 जॉल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब की और उसके अलावा जो उसने कंज्यूम किया वर्क के लिए वो 100 किलो जूल है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है जी, Q प्लस W।
अब उसने क्या है, जो हमें वर्क है वो कौन कर रहा है, जो गैस, उसने एनर्जी ली और उसने क्या किया, वर्क किया, मतलब गैस ने वर्क किया, मतलब सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, तो हम वर्क डन के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एनर्जी उसने कहा था कि जो हमारे पास है वो Q है 200 किलो जॉल और वर्क है हमारे पास 100 किलो जॉल। इसको माइनस करेंगे तो 100 किलो जॉल हमारे पास आंसर आएगा, प्लस का 100 किलो जॉल। तो इस तरह के सवालों में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इन ग्लास कैलोरी मीटर विच इज़ कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट है, तो प्रेशर ग्लास कैलोरी मीटर में कांस्टेंट होता है। एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी का जो चेंज है वो किस तरह आ सकता है। पहली ऑप्शन है कि हीट इवॉल्व हो सकती है, जी हीट इवॉल्व हो सकती है। दूसरा है हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये भी ठीक है। तीसरा है कि वो वर्क डन कोई कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मतलब ऑल ऑफ दीज आर गुड। इन सब तरीक़ों से जो रिएक्शन में एनर्जी चेंज हो सकता है। A gaseous system change from A to B to C and then back to A। एक सिस्टम है जिसने A से B गया, फिर B से C और फिर वापस A आ गया। ये मैं बताता हूँ आपको, जो सिस्टम है पहले A से B में गया और फिर B से C में और फिर C से A में आ गया। इट विल बी रिगार्डेड एज, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बना रहा है, ये एक साइकिल बना रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस है, ये डी वाली ऑप्शन। फॉर अ चेंज इन द स्टेट फ्रॉम ए टू बी, अगर हमने ए से बी तक जाना है तो ये है, ए से हमने जाना है बी तक, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसके लिए क्या होगा, जो क्यू है, क्यू मैंने आपको बताया था, क्यू और डब्ल्यू ये पाथ फंक्शन है, मतलब ये ए और बी पे डिपेंड नहीं करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ते से इधर जा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेंगे। तो वो कह रहा है क्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो क्यू जो है वो ए और बी की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती, गलत है, ठीक है। वो कह रहा है जो सही है वो बताना है। ई डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ई मतलब इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो बी वाली ऑप्शन ठीक होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। आगे सी, डब्ल्यू जो अभी मैंने बताया कि डब्ल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो एक पाथ फंक्शन है। डब्ल्यू डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट, गलत, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ फंक्शन है। ई डिपेंड्स अपॉन पाथ, नहीं ई तो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, तो बी वाली ऑप्शन ठीक होगी। आगे जी, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, इंटरनल एनर्जी में क्या नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, बस जो होती नहीं है वो एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से जो एनर्जी है वो नहीं होती। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर एनर्जीज़ हैं वो सारी, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी हो सकती है, सिस्टम के अंदर एनर्जी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि ये जो एटम है, ये एक एटम का ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव दूसरे एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस को खींच रहा हो, ये एनर्जी हो सकती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा जो गैसेस मूव कर रही होती हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, हर तरह की रोटेशनल, वाइब्रेशनल, तो मतलब हर तरह की जो एनर्जी सिस्टम में मौजूद हो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगी। चलें जी, यही MCQ 70। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 35 नेक्स्ट MCQs रह गए वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, शुक्रिया।